जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जिनका भी एग्जाम है इधर नज़दीक में, उनके के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। अब सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, लेकिन अगर आप नहीं जानते होंगे तो छोड़ के आइएगा एग्जाम में, इसलिए पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो इसका एक फार्मूला है दोस्तों, T1 बटा T2 बराबर n-1 बटा n-1। ये फार्मूला है दोस्तों। T1 यानी टाइम, समय, ठीक है। ये पहला समय, ये दूसरा समय, नीचे जो है वो दूसरा समय है। अब देखिए 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, तो पहला समय 20 वर्ष बटा यहाँ दुगनी हो जाती है तो 2 - 1 कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए। अब बोल रहा है वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी होगी, यानी T2 पूछ रहा है तो T2 यहाँ लिखिए, ये टाइम, ठीक है। तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ जो है सो 4 घटाओ 1 कर दीजिए, ठीक है, 4 - 1 कर दीजिए। अब दोस्तों इसको है, देखिए कितना आता है, 20 बटा T2 बराबर 2 में 1 घटाए तो 1 आया, और बटा में 4 में 1 घटाए तो 3 आया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, सिंपल सा है दोस्तों, ये तिरछा गुना हो जाता है। जब भी बराबर के चिन्ह रहता है तिरछा गुना हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, T2 बटा क्या आया, 20 को 3 से गुना कर देंगे तो ये 60 वर्ष आया दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 60 वर्ष दोस्तों। चलिए देखिए बी नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या रहा है आपका, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। चलिए देखिए इसको दोस्तों। अब ये बोल रहा है ब्याज, एक मिनट दोस्तों, हाँ देखिए ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ठीक है। समय यहां दिया हुआ है 3 वर्ष। अब बोल रहा है दर ज्ञात करें। तो ब्याज मूलधन का यहां देखिए लिखते हैं, सो ब्याज मूलधन का, ठीक है, 3/5 हो गया। अब जो पहले आता है वो ऊपर वाला आता है, यानी ब्याज जो है 3 है और मूलधन हमारा 5 हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ समय 3 वर्ष दिया हुआ है। अब इसको लिखिए, दर निकालने बोल रहा है। दर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग सभी को जानते होंगे, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है। हम शॉर्ट में लिख दिए दोस्तों। अब देखिए ब्याज हमारा कितना है, ऊपर वाला है, ये जो है ब्याज है 3, और गुने 100 लिखिए, बटा में मूलधन कितना है, ये देखिए मूलधन हमारा 5 है, यहाँ 5 लिखिए, और समय कितना है, तो समय यहाँ देखिए 3 वर्ष है दोस्तों, यहाँ 3 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, और ये 5 से कट गया तो 20 बाद में दोस्तों। तो आपका जो है दर कितना आया, तो 20% आया दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। सिंपल सा है। अगर आप फार्मूला नहीं जान रहे, इसको नहीं समझ पा रहे, तो आपसे ये प्रश्न नहीं बनेगा दोस्तों। लेकिन आप पूरा एक बार देखिएगा, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 20% हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या रहा है आपका, 20,000 रुपया का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज से है प्रश्न दोस्तों। अब अंतर ज्ञात करने बोला, क्या ज्ञात करने बोला है, अंतर। अब अंतर ज्ञात करने बोला तो इसका एक फार्मूला है,
आप लोग सारे के सारे कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अंतर बराबर मूलधन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं दोस्तों, गुने दर बटा 100, गुने दर बटा 100। हम 2 बार दर बटा 100 इसलिए लिखे कि 2 वर्ष का पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, अंतर ज्ञात करने बोल रहा है। मूलधन हमारा देखिए 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया यहाँ लिखे, गुने दर हमारा 4% है तो 4/100 लिखिए, गुने 4/100 लिख दीजिए। यहाँ भी अब काट दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया। अब कितना है, 4 चौक 16 दूनी 32, ठीक है, 32 रुपया। यही आपका अंतर आ गया दोस्तों, और ये आंसर हो गया। सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। अब देखिए कितना टाइम लगा दोस्तों, 10 सेकेंड से ज्यादा लगेगा आपका, ठीक है। अगर फार्मूला जान रहे हैं तो फार्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 1 मिनट। चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। बोल रहा है वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 75 रुपया है। अब यहां अंतर आपको दे दिया है। अब अंतर जब दे दिया है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 75 रुपया बोल रहा है। अब फॉर्मूला वही लगेगा आपका दोस्तों, अंतर बराबर मूलधन गुने दर बटा 100 गुने दर बटा 100। अब ये जो है अंतर दे दिया है, अंतर यहाँ आप नीचे लिख दीजिए, अंतर की जगह 75। अब आपको निकालना क्या है, धन राशि यानी मूलधन निकालना है। मूलधन की जगह x मान लीजिए, दर हमारा 10% है तो 10/100 कर दीजिए, गुने 10/100 कर दीजिए। अब काट दीजिए, ये जीरो 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो नीचे काट दिया। अब हमारा ये जो है x यहाँ बचा, ये तिरछा गुना हो जाता है इससे, तो x बराबर क्या आएगा, तो 75 को हम 100 से गुना कर देंगे तो 7500 आ जाएगा, ठीक है। तो मूलधन क्या आया दोस्तों, तो 7500 रुपया आया। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 7500, बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों पांचों प्रश्न देखिए, पांचों प्रश्न आपका कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। अब जो है क्या करना है, 5 वर्ष में 2 गुना। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, समय का पहला और गुना का घात। समय का पहाड़ा और गुना का घात, यही आपको करना है। देखिए कैसे होगा सो, 5 वर्ष में 2 गुना, यहां वर्ष लिखे, ठीक है। 5 वर्ष में 2 गुना, इसका घात करना है तो शुरू में 1 करेंगे, फिर 5 साल, अब दुगना करेंगे 1 मिनट 10 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष में फिर इसका स्क्वायर करेंगे। ये जब एक बार किए, 1 पावर में दिए तो ये 2 आया, ये जो है ये गुना हो जाएगा, गुना यहां लिख दीजिए, और 2 पर पावर 2 किए तो ये 4 गुना हो गया। फिर है 5 वर्ष, 10 वर्ष, अब 15 वर्ष। अब है 2 पर पावर क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 गुना। अब पूछ रहा है कि 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो देखिए 8 गुना जो है, 1 मिनट कलर चेंज करते हैं दोस्तों। देखिए 8 गुना, ये गुना लिखे यहां, 8 गुना कितने वर्षों में हो गया, तो 15 वर्षों में। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर कितना आया, तो 15 वर्ष, आंसर 15 वर्ष आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों।
15 वर्ष दोस्तों। देखिए छठा नंबर पर दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर कर दे दोस्तों, शेयर जरूर कर दे ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी फायदा हो जाए। चलिए छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न कह रहा है आपका 72 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितने देर में पार कर जाएगी। अब एक ट्रेन है, देखिए एक ट्रेन है दोस्तों, ये 72 किलोमीटर घंटा से चल रही है। कितना? तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ फार्मूला बता देता हूं दोस्तों, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करता हूं। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद होता है समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तीसरा है दूरी, और दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय होता है। ये हुआ 3 फार्मूला दोस्तों। एक और है, अगर किलोमीटर में है, किलोमीटर घंटा को, एक मिनट, किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। और अगर आपका मीटर प्रति सेकेंड हो, उसको किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से गुना करेंगे। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जैसे किलोमीटर जो है सो बड़ा है और मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18, और ये मीटर प्रति सेकेंड छोटा है और किलोमीटर में बदलना है तो ऊपर देखिए बड़ा अंक है, किलोमीटर बड़ा होता है इसलिए ऊपर में जो है बड़ा अंक और नीचे छोटा अंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बोल रहा है दोस्तों 72 किलोमीटर घंटा से चलती हुई एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, तो एक ट्रेन है जिसका चाल जो है 72 किलोमीटर घंटा है, और ये जो है रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, इसकी लंबाई जो है 180 मीटर है। तो वह एक सिग्नल है, तो इसको कितनी देर में वो पार करेगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। एक पोल है जिसपे सिग्नल है, तो कितनी देर में पार करेगा। चलिए तो अब देखिए दोस्तों, तो समय कितनी देर में पार करेगा, तो ये समय हमको निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, अभी हम आप लोग को बताए। तो दूरी जो है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूरी जब भी होगा तो मीटर में और चाल होगा मीटर प्रति सेकेंड में, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, नहीं तो गड़बड़ाते रहिएगा। दूरी मीटर प्रति सेकेंड में और चाल एक मिनट दोस्तों, दूरी मीटर प्रति सेकेंड में होनी चाहिए और समय जो है सेकेंड में होनी चाहिए। अब देखिए ये जो है दूरी हमारा कितना है, तो 180 मीटर ट्रेन की लंबाई, तो यहां लिख दीजिए आप 180 बटा में ये चाल हमारा 72 किलोमीटर घंटा है, ये 72 लिख दीजिए। ये तो जो है आपका 180 मीटर है, दूरी मीटर में होनी चाहिए, सॉरी, हाँ दूरी मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। और चाल जो है सो मीटर प्रति सेकेंड में होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए तो दूरी 180 मीटर तो है ही, ठीक है, ये सही है। लेकिन चाल हमारा किलोमीटर में है, और किलोमीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में होनी चाहिए, तो मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए इसको 5/18 से हम गुना कर देंगे। अब गुना करेंगे, काटिए इसको, 18 चौके 72, ये कट गया। अब काटिए 5 से 180, तो 5 से काटेंगे, 5 दिया 15 और 5 छके 30, कट गया। अब 4 से काटिए, 4 9 36, तो हमारा कितना समय आया दोस्तों, तो 9 सेकेंड आया। यही आपका आंसर हो गया। तो 9 सेकेंड में
इस पोल को पार कर जाएगी। ठीक है, ये जो हम इस तरह से लिखे, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 180/72। ठीक है, और ये 5/18 जो है ये ऊपर चला जाता है दोस्तों। ठीक है, जब ऊपर चला जाएगा आपका तो देखिए 180 गुने 18/72 गुने 5 आ जाएगा। तो 18 चौके 72 ऐसे कटा, फिर देखिए 4 और 5 नीचे आ गया, 5 से काटे तो ये 36 बार में कट गया, और फिर 4 से काटे 4 9 36। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हम वहीं शॉर्ट में इसको काट दिए हैं। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर कितना आया, तो 9 सेकेंड आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकेंड चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। अब यहाँ एक पुल है, ठीक है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी बनाइए, इसकी लंबाई जो है 270 मीटर है, और ये 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। इसकी चाल जो है सो 30 मीटर प्रति सेकेंड, यानी चाल मीटर प्रति सेकेंड में, और दूरी मीटर में होनी चाहिए। तो देखिए दूरी जो है मीटर में है। अब क्या बोल रहा है कि 180 मीटर लंबे पुल, अब एक पुल है, इसकी लंबाई 180 मीटर है दोस्तों, तो इसको कितने समय में पार कर जाएगी, ये ट्रेन जो है तो इसको कितने समय में पार कर जाएगी। तो हम लिखते हैं इसको समय बराबर, समय पूछ रहा है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है, अभी बताए आप लोगों को, चाल होता है। चलिए अब दूरी हमारा कितना है, तो दूरी हमारा जो है ट्रेन जब पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी, ओ सॉरी पुल है, पुल की लंबाई को भी पार करेगी, तो दोनों को जोड़ देगा 270 प्लस 180, और चाल हमारा कितना है तो 30 मीटर प्रति सेकेंड, या 30 लिख दीजिए। अब इसको जो है सो जोड़ दीजिए दोस्तों। अब जोड़ देंगे तो 180 और 270 कितना आ जाएगा, तो 450 आ जाएगा, और 30 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 0 और इससे काटेंगे 3 से तो 15 दिया 45। तो इस लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगा, तो 15 सेकेंड में पार कर जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 15 सेकेंड दोस्तों। एक मिनट, चलिए 15 सेकेंड है दोस्तों। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। सही आंसर क्या हुआ, सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, अगर आधा छोड़ के जाते हैं तो कोई फायदा होने वाली नहीं है। ठीक है, एग्जाम के बाद पछताना पड़ेगा। देखिए 8वां प्रश्न, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किलोमीटर घंटा तथा 70 किलोमीटर घंटा की गति से जा रही है। यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकेंड में पार करती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। दो रेलगाड़ी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी जो है ये एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी, एक 90 किलोमीटर घंटा, इसकी चाल जो है सो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक का है 70 किलोमीटर घंटा। ये जो है एक ट्रेन चल रही है, इसकी चाल जो है सो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बोल रहा है क्या यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकेंड में पार करती है। अब इसमें जो है एक आदमी बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है दोस्तों, इसको ये पार करने में 36 सेकेंड में पार कर जाती है। कितने देर में पार करती है, तो 36 सेकेंड में पार करती है दोस्तों। 36 सेकेंड में पार करती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब इसका भी लंबाई हमको पता नहीं है, इसका भी लंबाई पता नहीं है। ठीक है, चाल दिया हुआ है, दोनों का चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। देखिए ये समय दिया हुआ है, यहाँ चाल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों चाल को
जब एक ही दिशा में जाती है ट्रेन तो चाल को घटा दिया जाता है, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। और विपरीत दिशा में चले अगर ट्रेन तो चाल को जोड़ दिया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। तो चाल हमारा कितना आ जाएगा, चाल बराबर 90 घटाओ 70, तो हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया दोस्तों। ठीक है, सॉरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अब हमारा निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, अभी हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो चाल हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 20 लिखिए, और समय हमारा 36 सेकेंड है। कितना है, देखिए यहाँ भी 36 सेकेंड लिखा हुआ है, 36 सेकेंड है, लेकिन समय तो सेकेंड में है, लेकिन चाल हमारा जो है सो किलोमीटर में है। और जब किलोमीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। क्या हमको छोटा करना है तो छोटा अंक ऊपर करेंगे, हम रखेंगे। अब इसको काट दीजिए, यहाँ ये पूरा लंबा लाइन है, अब इसको काट दीजिए, 18 दूनी 36, और अब गुना कर दीजिए, 20 दूनी 40, 40 बचे 200। ठीक है, तो ट्रेन की हमारी लंबाई कितनी आ गई दोस्तों, तो 200 मीटर आ गई। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना टाइम लगा दोस्तों, बस इतना समझाने में हमको ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन आप 3 लाइन, ठीक है 3 लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में बना के निकल जाइएगा, 5 से 10 सेकेंड में बना के निकल जाएगा दोस्तों। चलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और 9वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है 9वें नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न बोल रहा है आपसे, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3 और 4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7 और 9 हो जाएगा, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब राम जो है, यहां देखिए राम, इसको 1 मिनट क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। राम जो है और यहां श्याम, इनकी आयु का अनुपात 3 और 4 है। इसको 3x मान लीजिए और इसको 4x मान लीजिए, ये मान लिया दोस्तों। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7-9 हो जाएगा, तो 3x बटा 4x 4x। अब है 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5-5 साल जोड़ दीजिए, आप दोनों में 5 साल जोड़ दीजिए, तो अनुपात जो 7:9 हो जाता है, यानी 7/9 हो जाता है। अब क्या होगा, ये तिरछा गुना होगा दोस्तों, ये तिरछा गुना हो जाता है। अब हम इसको गुना करते हैं। देखिए 9 को 3x से गुना किए तो 9 तिया 27x आया हमारा, प्लस का चिन्ह दिए, 9 बचे 45 आ गया। और फिर 7 से हम गुना करते हैं ये 4x में, तो 9 चौक 36x, 1 मिनट बराबर के चिन्ह पड़ेगा यहाँ। यहाँ जो है हम 7 से 7 चौक 28x आ गया, और 7 को 5 से गुना किया 7 बचे 35 आ गया। अब क्या करेंगे, हम ये 27x को इधर ले जाएंगे और 28x में घटा देंगे, और इस 35 को इधर ले आएंगे 45 में घटा देंगे, तो 27x को 28x में ले गए, घटाए 28x से, तो 1x बचा, और x बचा, और इस 35 को हम ये 45 में घटाए तो कितना बच गया, 35 में 45 तो 10 बचा हमारा। तो x बराबर कितना आया दोस्तों, तो 10 आया। अब बोल रहा है कि राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो राम जो है सो 3x है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो राम 3x है, तो ये 3 और x का मान कितना आया, तो 10 आया है। 10 से गुना कर दीजिए, और जब इसको गुना करते हैं तो 30 वर्ष आया दोस्तों। कितना आया, 30 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, राम की आयु कितनी है, तो 30 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए 10वें नंबर प्रश्न दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3 और 1 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, उनकी आयु का योग ज्ञात करें।
अब पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3x और 1x है। अब लिखते हैं पिता बराबर 3x और पुत्र जो है सो 1x है, 1 है यानी 1x है, तो उनकी आयु का गुणनफल 147 है। अब यहां क्या कीजिए, 3x गुना x बराबर 147 लिख दीजिए। अब 3x को x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा दोस्तों, और ये जो है 147 यहां लिख दीजिए। अब इसको आप काटिए, 3 से काटते हैं तो 3 चौके 12, 2 बचा, 3 9 27, 49 आ गया, लेकिन यहाँ x स्क्वायर बचा हुआ है। अब हमको क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जाएगा, जब बराबर के इधर जाएगा तो इस पर रूट आ जाएगा दोस्तों, x बराबर 49 का ये रूट आ जाएगा। अब हम जो है 49 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आएगा, तो x बराबर हमारा कितना आया, तो 7 आया दोस्तों। अब बोला उनकी आयु का योग ज्ञात करें। अब दोनों का आयु का योग ज्ञात करना है, तो आयु का योग 3x पिता है और पुत्र जो है सो x है, 3 गुने x बराबर यहाँ 7 आया है तो 7 से गुना कर दीजिए, प्लस x का मान 7 आया तो 7 लिख दीजिए यहाँ पे। अब 7 दिया 21 और प्लस 7, इसको करते 21 7 28, तो कितना आ गया दोस्तों, तो 28 वर्ष। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना आ गया, तो 28 वर्ष आ गया दोस्तों। सही आंसर क्या हुआ, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 11वां नंबर प्रश्न, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। देखिए 11वां नंबर प्रश्न बोला है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, औसत बोल रहा है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये औसत बोल रहा है। तो इसका एक फार्मूला है, औसत बराबर 50 प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, तो 50 प्राकृतिक संख्या क्या होगा, एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। देखिए 50 प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से लेकर के डॉट डॉट 50 तक, ये आप लोग जानते होंगे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो औसत बराबर तो पहली संख्या शॉर्ट में लिख रहे दोस्तों प्लस अंतिम संख्या बटा 2, इसका ये फॉर्मूला है। अब पहली संख्या कितना है, तो 1 है, और अंतिम संख्या कितना है, तो 50 है, ये जोड़ दीजिए और दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब कितना, 50 और 1 51, 51 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, तो 25.5 आया दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 25.5 आया दोस्तों। ये देखिए सी नंबर में है। चलिए इस तरह जब भी प्रश्न आवे बस सिंपल सा है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देना है, बटा 2 से डिवाइड कर देना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को दोस्तों। चलिए देखिए 12वां प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न है आपका, 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। अब बोला 60 तक की सभी विषम और प्राकृत भी होनी चाहिए। तो विषम और प्राकृत, तो 1 से प्राकृत संख्या शुरू होता है, और विषम कौन होगा, 1 3 5 7 डॉट 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 से 60 तक। तो 60 तो हमारी सम संख्या दोस्तों। तो क्या करेंगे हम, 59 तक लेंगे, 59 तक लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब औसत बोल रहा है निकालने के लिए, तो औसत बराबर फार्मूला सेम है दोस्तों। औसत बराबर पहली संख्या, एक मिनट दोस्तों, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ हमको विषम संख्या लेना है। इस 60 तक में, 1 से 60 तक में 30 ऐसा संख्या होगा जो सम होगा और 30 ऐसा संख्या होगा जो विषम होगा। तो हम यहाँ अंतिम संख्या 30 ही लेंगे।
तो पहला संख्या हमारा 1 हो गया, लेकिन अंतिम संख्या कितना हो जाएगा? अंतिम संख्या हमारा जो है, एक मिनट दोस्तों, चलिए अब देखिए तो क्या है, हम तो आंसर ही बता दिए थे आपको। पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 59 हो गया दोस्तों। चलिए तो ये जो है अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा? तो 30 होगा। चलिए यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब 13 नंबर प्रश्न दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका? 10 संख्याओं का औसत की गणना की गई, बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना करते समय एक संख्या 34 के स्थान पर त्रुटिवर्ग 54 ली गई, सही औसत क्या है? 10 संख्याओं का औसत 25 की गणना 25 की गई, लेकिन एक संख्या 34 के स्थान पर 54 ली गई, तो सही औसत क्या है? अब क्या करेंगे? तो औसत बराबर ये क्या करेंगे? 10 को पहले 25 से हम गुना कर देंगे, 10 गुने 25, तभी तो आएगा हमारा कि कुल संख्या कितना है। तो 10 संख्याओं का औसत 25 है, इसको गुना कर दीजिए, और ये जो है 34 तो सही स्थान है, सही मान था, एक संख्या 34 के स्थान पर 54 ली गई, हमारा सही अंक है 34। ठीक है, सही अंक कितना है? तो 34 है, लेकिन गलती से ले लिया गया 54, तो इसको हम घटा देंगे सिर्फ, और औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग, हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, शॉर्ट में कर रहे हैं, तो क्या है? कुल संख्याओं के योग तो ऊपर में हम लिख दिए, और कुल संख्या कितना है? तो 10 संख्या है, यहां 10 लिख दीजिए आप। अब 10 लिख दिए, अब देखिए 10 को 25 से गुना किए तो 250 आ गया आपका, और प्लस 34 घटाओ 54, 54 बटा 10, यही होगा। अब 250 और 34 कितना हो जाएगा? 284। चलिए लिख देते हैं 284, और में 54 आप घटा दीजिए, बटा 10 कीजिए। अब देखिए कितना आता है, तो 284 में अगर 54 हम घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 230 आ जाएगा, और 230 बटा 10, अब ये जीरो काट दीजिए, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? तो 23 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही औसत क्या है? तो 23 है दोस्तों। चलिए इसका आंसर हुआ आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए 14वें नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। बोल रहा है विद्युत चालित 4 घंटियां एक साथ बजने के बाद क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.1/2 यानी 1.5 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के बाद बजती है। यदि ये दोपहर 12 बजे एक साथ बजी हो तो पुनः एक साथ कब बजेगी? 4 घंटी है जो बजता है, देखिए कैसे कैसे बजता है। एक बजता है 30 मिनट पर, 4 घंटी है, एक बजता है 30 मिनट पर, दूसरा बजता है 1 घंटा में यानी 60, सबको पहले मिनट में बदल दीजिए। एक बजता है 60 मिनट में, तीसरा बजता है 1.1/2 यानी 2 एकम 2 1 3, 3 का आधा किए तो 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में कितना होता है? तो 90 मिनट होता है दोस्तों। तो ये तीसरा 90 मिनट पर, और चौथा बजता है 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटा 45 मिनट यानी 60 मिनट और 45 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 105 मिनट। सबको पहले मिनट में बदल दिए। अब क्या कीजिए, सारे के सारे का आप एलसीएम ले लीजिए। क्या लीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा। अगर एलसीएम लेते हैं 3 से ले लीजिए, 3 दही है 30, ये 20 बार में, ये 30 बार में, और ये 35 बार, 35 या 105 आ जाएगा। अब फिर जो है एलसीएम लीजिए, 5 से ले लीजिए, 5 से लेते हैं 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 छक्के 30,
और 5 सत्ते 35, इतना आया। अब एक बार और जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 7। अब तो नहीं जाएगा दोस्तों, अब का गुना कीजिए, 3 5 15, 15 30, 30 दूनी 60, 60 60 तिया 180। अरे 180 को अगर 7 से हम गुना करते हैं, 180 को 7 से गुना करते हैं, आपका आ जाएगा 1260 आ जाएगा। 700 7 8 56, 7 एकम 7 12, हाँ 1260 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, ये सेकेंड में आया है, सेकेंड में आया है। अब हम इसको क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे, और मिनट में बदलेंगे तो क्या होगा, देखिए 1260 को मिनट में बदलिए, तो इससे हम 60 से हम डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट दोस्तों, ये मिनट में तो पहले से घंटा में बदलेंगे, तो घंटा में बदलेंगे तो ये 0 ये 0, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी 21 घंटा आ गया दोस्तों। 21 घंटा कितना आया, अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों। और बोल रहा है कि यदि ये दोपहर 12 बजे एक साथ बजी थी, तो अब 21 घंटा के बाद कितना टाइम हो जाएगा। तो 12 बजे या अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 24 घंटा हो जाता तो 12 तो फिर बजता, तो 3 घंटा घट रहा है, तो नेक्स्ट डे अगला दिन जो है सो 9 बजे बजेगा दोस्तों। कितना बजे, तो 9 बजे बजेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 9 बजे दोस्तों। चलिए, तो सही आंसर ए नंबर हुआ। अगला दिन जो है सो 9 बजे बजेगा। 21 घंटा अगर 12 बजे के बाद जोड़िएगा तो आपका अगला दिन जो है सो 9 बजे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए 15 नंबर प्रश्न दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, ये 2 पर क्यू 3, 5 पर स्क्वायर 7, 2 पर 4 और 3 पर स्क्वायर 5, 7 पर 2 11 2, ठीक है। 3 पर क्यू और 5 पर 4, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब इस तरह प्रश्न देख करके आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं है, आज देख लीजिए, आप भूलिएगा नहीं दोस्तों। अब जब भी लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निकालने के लिए बोले तो सबसे बड़ा अंक लेना है और सभी अंक को लेना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा कि सभी सबसे बड़ा अंक लेना है और सभी अंक को लेना है, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन एक अंक को एक ही बार लेना है। तो ये 2 पर क्यू है यहाँ पे। अब इसमें देखिए 2 पर, यहाँ पर देखिए 4 है, और देखिए कहीं कुछ है 2 पर तो नहीं है। तो इसमें 2 का अगर लेते हैं तो सबसे बड़ा अंक कौन सा हो जाएगा, तो 2 पर 4 हो गया। उसके बाद देखिए 3 यहाँ है, 3 का स्क्वायर है यहाँ पर, और 3 पर है, देखिए 3 का क्यू है। तो अब जो है सो 3 का क्यू हो जाएगा यहाँ पे, 3 का क्यू। फिर देखिए 5 है यहाँ पर, 5 का स्क्वायर, तो 5 से बड़ा और कोई है यहाँ, 5 ही सर। यहाँ पर देखिए 5 पर 4 है, तो इसको लीजिए, 5 पर 4 पावर ले लिए। अब देखिए 7 है, 7 पर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ है ही नहीं, तो 7 पर स्क्वायर ले लीजिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ बचा है 11 बचा है, 11 है इसमें, और कहीं कुछ है ही नहीं, तो आप 11 ले लीजिए। अब सारा का सारा अंक ले लीजिए, यही आपका एलसीएम हो गया दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक हो गया। अब 2 पर पावर 4, 3 पर पावर क्यू, 5 पर पावर 4, 7 का स्क्वायर और 11 किस में है, तो देखिए 2 पर पावर 4, 3 का क्यू, 5 पर पावर 4, 7 का स्क्वायर और 11। तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हो गया। मेरा तो इतना टाइम लगा दोस्तों आप लोग को समझाने में, आपको कितना टाइम लगेगा, 5 से 10 सेकेंड। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों और चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जिनका एग्जाम है नजदीक में उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। देखिए 16 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है आपका, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 तथा लघुत्तम समापवर्तक 600 है। यदि इनमें एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। अब औसत बोल दे रहा है दोस्तों। तो 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 और लघुत्तम समापवर्तक 600 है, एक संख्या 24 है। अब इसका एक फार्मूला है दोस्तों, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। पहली संख्या
शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर इनका लसा यानी एलसीएम, इनका लसा गुने इनका मासा यानी एचसीएफ। ये आपका फॉर्मूला है। अब महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है और लघुत्तम समापवर्तक 600 है। एक संख्या 24 है, तो पहली संख्या 24 है गुने दूसरी संख्या पता नहीं x लिख दीजिए। लासा हमारा लघुत्तम समापवर्तक 600 है, यहाँ 600 लिख दीजिए और गुने महत्तम समापवर्तक 24 कितना है 12 है दोस्तों, 12 है, ये 12 यहाँ लिख दीजिए। अब हम दूसरी संख्या हमको मालूम नहीं था, अब इसको काट दीजिए आप, तो 12 दूनी 24 और 2 से काटिएगा तो 300 बार में कट जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आया, तो 300। तो कौन आया, x बराबर पहली संख्या तो मालूम था, तो दूसरी संख्या आ गया, तो दूसरी संख्या बराबर 300। अब बोल रहा है दोनों संख्याओं का औसत। तो एक संख्या हमारा जो है सो 24 है। देखिए एक संख्या हमारा यहां दिया हुआ है 24 है, कलर थोड़ा चेंज कर दे। देखिए एक संख्या दोस्तों यहां जो है सो 24 है, दूसरी संख्या यहां हम x माने तो ये आ गया 300 आ गया। अब बोला दोनों संख्याओं का औसत क्या है, तो दोनों संख्याओं का औसत बराबर, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। औसत बराबर है, चलिए लिख देते दोस्तों, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ये आपका फॉर्मूला हो गया इसका औसत का। तो कुल संख्या तो 1 मिनट, तो कुल संख्या हमारा हो गया, पहली संख्या 24 था और ये दूसरी संख्या आया 300 और संख्या कितना है 2। अब क्या कीजिए 324 हो गया और इसको 2 से काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा आपका 162 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही औसत क्या हो गया, तो 162 162। तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इतना फार्मूला एग्जाम में लिखना नहीं है, ये जो फार्मूला मैं लिखा बस ये आपको दिमाग में रखना है, इतना लिखना नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए तभी आपको फायदा होगी, नहीं तो सोचेगा कि आधा इधर देखे आधा उधर देखे तो कोई फायदा होगी नहीं दोस्तों। जहां भी देखना है एक जगह अच्छे से देखिए। चलिए अब देखिए 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%। अब इसको हिंदी मान लीजिए, ये 40% और 25%, हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, ये 25%, ये संस्कृत मान लीजिए। और बोल रहा है दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हुए, यहाँ जो है सो 20% अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में 20%। तो बोल रहा है कि कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये सब जितना है सो अनुत्तीर्ण हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण छात्र बराबर 40% और 25%, इसको जोड़ दीजिए 40 प्लस 25, और ये जो है दोनों में है, ये जो 20% है ये दोनों में है, इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे दोस्तों, इसको आप घटा दीजिए। अब देखिए 40 और 20 65 आ गया, और 65 में 20 घटा दीजिए तो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 55, 45% आएगा दोस्तों, 45%। तो ये 45% आया, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया, ये अनुत्तीर्ण छात्र आया है। अनुत्तीर्ण कितना है, तो 45%।
लेकिन आपको पूछ रहा है कि उत्तीर्ण हुए कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए, ये तो अनुत्तीर्ण आया है। तो उत्तीर्ण बराबर उत्तीर्ण छात्र बराबर कितना होगा, तो उत्तीर्ण बराबर देखिए जब भी होता है तो परसेंटेज में 100 होता है। अब 100 में घटा दीजिए ये अनुत्तीर्ण, ये जो फेल हुआ है 45%, इसको घटा दीजिए। जब इसको हम घटा दिए तो हमारा 55% आया, जो हमारा पास हुआ है। जब फेल हुआ 45%, ये अनुत्तीर्ण देखिए, फेल हुआ 45% तो पास कितना, 100 में 45 घटा दिए 55%। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 55%। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका, हिंदी की परीक्षा 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए रहे। कुल कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 75% छात्र और 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यहां अनुत्तीर्ण है और यहां उत्तीर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कीजिए, सभी को उत्तीर्ण बना दीजिए या सभी को अनुत्तीर्ण बना दीजिए, लेकिन सबका एक मॉडल में लाना होगा आपको। देखिए हम क्या करते हैं कि सारे के सारे को उत्तीर्ण बना कर देते हैं। उत्तीर्ण कर देते हैं तो ये 75% छात्र और द्वितीय में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। अब यहां बोल रहा है कि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, जब परसेंटेज में होता है 100, और जब 35% छात्र जब अनुत्तीर्ण हुआ तो उत्तीर्ण इसमें कितना होगा, तो उत्तीर्ण बराबर 100 माइनस 35 बराबर 65% छात्र। अब यहां बीच में लिख दीजिए, दोनों में है तो ये जो है 65% छात्र दोनों में। अब बोल रहा है तो कुल कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब सारे के सारे हम लिखे हैं यहां पर जो है सो अनुत्तीर्ण लिखे हैं। क्या लिखे हैं, अनुत्तीर्ण लिखे हैं। अब इसको क्या कीजिए, 75 प्लस 55, और ये जो है हमारा दोनों में है इसलिए इसको घटा दीजिए 65%। अब 75 और 55 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 130 हो जाएगा दोस्तों। 5 5 10 7 12 13, हाँ ठीक है। और ये जो है 65% घटा दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा, 65% आ जाएगा। 65% छात्र जो है सो अनुत्तीर्ण हुए। कितना, तो 65% छात्र जो है सो अनुत्तीर्ण हुए हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने ये यहां जो भी लिखा है उत्तीर्ण छात्रों को लिखा है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में। सारे के सारे उत्तीर्ण छात्रों को लिखा है मैंने, देखिए यहां भी उत्तीर्ण लिखा था। ठीक है, अनुत्तीर्ण मैं बोल रहा हूं। तो सारे के सारे जो है सो उत्तीर्ण छात्र कितना है, तो 65% उत्तीर्ण है। अब पूछ रहे हैं यहां अनुत्तीर्ण छात्र, तो अनुत्तीर्ण छात्र बराबर अनुत्तीर्ण छात्र बराबर, तो जब भी परसेंटेज में होता है तो 100% होता है, और उत्तीर्ण हुआ है हमारा 65%, तो अनुत्तीर्ण पूछ रहा है यानी फेल। तो जब 65% जब छात्र जो है सो पास कर गया, उत्तीर्ण हुआ है, तो फेल कितना हुआ, तो 35%। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बस यही करना है आपको, सारे को उत्तीर्ण कर दीजिए या सारे को अनुत्तीर्ण कर दीजिए, बस इतना ही आप ध्यान में रखिएगा, आपका प्रश्न बन जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों,
5 7 3 2 5 7 8 3 7 5 9 5 का बहुलक ज्ञात करें। अब बहुलक ज्ञात करने बोला है। बहुलक, अब सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, 5 सेकेंड आपके लिए, 5 सेकेंड काफी है। बहुलक मतलब क्या होता है सुनिए। बहुलक मतलब जिसकी संख्या अधिक हो वही बहुलक होता है। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ लिखिए 2 3 3 और 4 है, देखिए 4 नहीं है, फिर 5 है, 5 5 के बाद क्या है 6, देखिए नहीं है, 7 है तो 7 लिखिए, फिर 8 है, 8 लिखिए यहाँ पे, और फिर क्या है देखिए 9 है, ये 9 लिख दिए। अब जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही इसका आंसर होगा। बहुलक मतलब यही होता है कि जिसकी संख्या अधिक हो। तो संख्या 2 कितनी बार है देखिए, एक बार है यहाँ और कहीं नहीं, ये एक बार है दोस्तों। 3 कितनी बार है, 3 देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है और नहीं है, ये 2 बार हुआ दोस्तों। अब 5 देखिए कितने बार है, तो 5 यहाँ है, 1 2 और 3 1 4, तो 5 जो है सो 4 बार है। 7 कितने बार है, तो 7 देखिए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार हो गया। अब 8 कितने बार है, तो 8 हमारा एक बार है, ठीक है। अब 9 देखिए दोस्तों, 9 हमारा एक बार है। अब सारा का सारा अंक हो गया, घेर दिए तो पता भी चल रहा है हमारा कि सारा का सारा अंक हो गया। अब 9 जो है सो एक बार है। तो बोला बहुलक की संख्या, तो सबसे संख्या अधिक किसकी है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करने दे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आप, ये जो है 5 की संख्या सबसे अधिक है, 4 बार है। कितने बार है, 4 बार। और सारे के सारे जो है संख्या सबका कम है, कितना है, तो सबका है 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन सबसे अधिक संख्या किसका है, तो 5 का है दोस्तों, ये 4 बार है। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 5 दोस्तों। तो बहुलक ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों 20वां प्रश्न देखिए, लेकिन छोटा सा बात अगर आप नहीं जानिएगा तो एग्जाम में छोड़ के आएगा दोस्तों, 1 नंबर आपका चला जाएगा। देखिए 20वां प्रश्न दोस्तों, बोला 9 11 17 4 3 2 8 6 9 12 11 का माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करने बोल रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, सो देखिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी बढ़ते क्रम में घटाएंगे, सजाएंगे। बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए, लेकिन इसको आपको सजाना होगा। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में हम सजा लेते हैं दोस्तों, दोनों में एक किसी तरह से आप सजा सकते हैं। सबसे छोटा अंक देखिए 2 है, 2 लिखिए, 2। उसके बाद कितना है, 2 और है, देखिए नहीं है, ये 3 लिखिए, 3 लिख दिए। उसके बाद देखिए दोस्तों 4 लिख दिए। उसके बाद और देखिए दोस्तों 4 के बाद क्या है, तो 6 है, 6 लिख दिए। उसके बाद 8 है दोस्तों, 8 लिख दीजिए। 8 के बाद 9 है, 9 लिख दीजिए। 9 के बाद क्या है देखिए, और एक 9 है दोस्तों, यहाँ 9 लिख दीजिए। फिर क्या है, 11 है, 11 लिख दीजिए। फिर एक 11 यहाँ भी है, तो 11 ये भी लिख दीजिए दोस्तों, ये भी 11 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 12 है, तो 12 लिख दिए। और फिर जो है एक बचा हुआ है 17, अब 17 भी लिख दिए। अब क्या करेंगे, बीच वाली संख्याओं को देखना है दोस्तों। अब संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो 5 इधर से हम लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 इधर, थोड़ा कलर चेंज करते हैं दोस्तों, 1 मिनट तब समझ में आएगा ज्यादा। तो 5 इधर से हम हटा देंगे, तो 5 इधर से हट गया, 1 2 3 4 5, और 5 इधर से हटा देंगे, देखिए ये 5 इधर से हटा दिए, यानी 1 2 3 4 5। तो हमारी माध्यिका जो बीच वाली संख्या होती है वही होती है दोस्तों। तो सही आंसर इसका क्या होगा, तो 9 होगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। माध्यिका जब भी निकाले के लिए बोले आपको, तो आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लीजिए, और जो बीच वाली संख्या होगी वही आपकी माध्यिका होगी। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि सर तो यहाँ तो जो है एक संख्या आया तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर 2 संख्या आ जाए तो क्या करेंगे,
तो दो संख्या जब भी आए तो बस यही करना है, दोनों संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आज यहीं तक। अगर दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए अब कल मिलते हैं। थैंक यू।